न्यूज 18 इंडिया। तो इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, जो कि हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर भी हैं। पुरी साहब, आपका अभिनंदन है। और मेरा बड़ा सवाल अहम है कि ये क्या बीजेपी कह रही है कि ये उनका हैट्रिक वाला बजट है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये विदाई वाला बजट है। ये पॉलिटिकल सवाल है बजट के ऊपर, लेकिन आपका जवाब। अमीश जी, पहली बात तो ये बजट क्या था? ये एक इंटरिम बजट है जी, और वोट ऑन अकाउंट है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी टर्म शुरू होगी लोकसभा के चुनाव के बाद, उस समय कई फैक्टर्स जो है रेलेवेंट होंगे। पहली बात तो ये 10 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार ने काम किया, उसके बारे कल माननीय महामहिम प्रेसिडेंट के एड्रेस में उसमें चर्चा थी, उसमें पूरे आंकड़े थे। और आज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके बारे जो फैक्ट्स रखे जी जी पर ये इंटरिम के अलावा उन्हें आगे जाने के लिए जो उन्होंने जो विजन बताया। अब जैसे मान लीजिए, मैं छोटी सी बात करता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के अभी तक कोई करीब 4 करोड़ आवास सैंक्शन हुआ। आज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा 2 करोड़ और होगा। आज बात की मिडिल क्लास के बारे जी, कि मिडिल क्लास को भी सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये जो एग्जिस्टिंग 10 साल में जो काम हुआ है, उसको आगे कैसे ले जाया जाएगा? तो पुरी साहब देखिए, आप तो तीसरी टर्म की बात कर रहे हैं। जी पुरी साहब, माफ करिए आपको टोक रहा हूं, आप तो तीसरी टर्म की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी गारंटी दे रहे हैं कि मेरी तीसरी टर्म है, लेकिन विपक्ष को यह अंतिम बजट लग रहा है। अखिलेश यादव ने बोला यह विदाई वाला बजट है। कांग्रेस कह रही है कि यह आखिरी बजट है, इसके बाद नरेंद्र मोदी कोई बजट, उनकी शासन आएगा नहीं और कोई बजट पेश नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि इस बार चाहे आप कुछ भी कर ले, चाहे राम मंदिर हो जाए, चाहे नीतीश बाबू आपके साथ आ जाए, चाहे आप बजट कुछ भी दे दे, लेकिन इस बार राहुल गांधी का मैजिक काम कर जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, मैं किसी पर्सनालिटी पे नहीं आना चाहता हूं। राहुल गांधी का मैजिक, इसमें मतलब एक तरफ राहुल गांधी है जो जिनकी 50 साल से उम्र ज्यादा है और युवा नेता है, और दूसरा मैजिक। इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टर्म्स है, वो मैं नहीं जानता हूं। मैं आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। ही इज अ यूथ लीडर एट 53। आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। जहां तक ऑपोजिशन की बात है, जहां पे मैंने उनके बयान देखे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, मनीष तिवारी का, कि ये लैकलस्टर बजट है। पहले तो अपनी अंग्रेजी पता कर ले, लैकलस्टर होता क्या है। हमारे यहां अगर कोई चीज लैकलस्टर है, वो है ऑपोजिशन जी। वो उसके लैकलस्टर क्या, ना उनके पास राज्यसभा में स्ट्रेंथ है, ना लोकसभा में, और लोकसभा राज्यसभा में स्ट्रेंथ जो है मिला के उसमें उनकी बात नहीं बनती। इसलिए सरकार ने जो 10 साल में काम किया, दैट इज अवेलेबल एम्पिरिकली, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। अगर मैं कहता हूं हमने 4 करोड़ आवास सैंक्शन किए हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, उसमें लाभार्थियों के नाम मैं दिलवा दूंगा आपको, किस किस को सैंक्शन हुआ। अगर हम कहते हैं कि हमने स्वानिधि में 73 लाख लोन्स दिए, तो हर एक लोन एप्लीकेंट का नाम है, उसकी सिचुएशन है। अभी गणतंत्र दिवस के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाभार्थियों को बुलाया, मेरे मंत्रालय के साथ जुड़े हुए 2000 लोग थे जी। आप उनकी बात सुननी चाहिए थे, उनको भोजन में बुलाया, वो स्पेशल गेस्ट थे रिपब्लिक डे पे। तो लैकलस्टर कौन है? मुझे लगता है कि ऑपोजिशन, इसलिए मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा था, कौन क्या बात कर रहा है। और ये लास्ट बजट की जो बात है, देखिए ये इंटरिम बजट है इस लोकसभा की, पर अभी आने वाले चुनाव में जो 10 साल में काम हुआ है, उस पे हमारी जनता जो है उस पे उसके बेसिस पर निर्णय लेगी। और ऑपोजिशन क्या कहेगी उनका? जी जी जी, मैं ऑपोजिशन क्या प्रोग्राम देगी, कौन सा आइडिया है उनका? जी, मैं संक्षेप में आपसे एक जवाब चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी हमेशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा रेवड़ी पॉलिटिक्स को अटैक करते हैं। लेकिन मैं इस बार का बजट जो देख रहा हूं, उसमें बजट में 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया गया है। और आप इसी विषय पे अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हैं, इसी विषय पर आप कर्नाटक के शासन को टारगेट करते हैं, इसी विषय पर आप तेलंगाना की में कांग्रेस को टारगेट करते हैं। लेकिन वही अब आपका बजट दे रहा है, तो क्या माने कि आप भी रेवड़ी पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं?
नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू वांट टू गिव समबडी फिश तो आप देखो, अगर उसको फिशिंग सिखाओगे, ये भाई साहब बिल्कुल अलग स्कीम है। केजरीवाल जी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना चाहते हैं पंजाब और दिल्ली में, तो लोग क्या करते हैं, वो 2 मीटर लगवा लेते हैं। अगर 500 यूनिट की उनकी कंजम्पशन है तो 2 मीटर में, दोनों में 300 में। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सोलर पैनल दे रहे हैं जो छत पे लगेगा, और सोलर पैनल के साथ उनको 300 जो सोलर पैनल प्रोड्यूस करेगा उसकी मिलेगी। एक साल में 15,000 से 18,000 रुपए की आमदनी होगी उन सोलर पैनल से, 1 करोड़ आवास पे लगेंगे। तो ये रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं है, ये प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स है। ये तो हम आपको सोलर पैनल दे रहे हैं कि आप उसके बाद आपको मिले। पुरी साहब, मैं हम्बल सबमिशन, आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं है, विपक्ष जो कर रहा है वो रेवड़ी पॉलिटिक्स है। और लेकिन अच्छा, इसके अलावा आप तो रेवड़ी पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे, आप अनाज भी फ्री दे रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि अगर देश तरक्की कर रहा है तो इतने गरीब लोगों को अनाज देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये सवाल विपक्ष आमतौर पर हमारे कार्यक्रम में उठाता है, तो मुझे लगा मुझे आपको पूछना चाहिए ये बात। आप, मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष उठाता है। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं जी। ये जो 3 समय का ड्राई राशन देना शुरू किया, ये उस समय शुरू किया जब महामारी थी, और महामारी के दौरान दिया। हमने गैस सिलेंडर भी 3 मुफ्त दिए, क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी। किनको दिया? गरीब परिवारों को दिया। अब कह रहे कि आप एकदम बंद कर लीजिए। आपका तो एक बढ़िया टीवी पर्सनालिटी है, आप अच्छे चैनल के लिए काम करते हैं, मुझे भी 2-4 पैसे में पेंशन में मिल जाते हैं, पर जिनके पास कुछ नहीं था, ये ट्रांजिशन है। पर ये सोलर पैनल लगने के साथ जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी उनको, वो सोलर पैनल से मिल रही है। हमारा खर्चा सोलर पैनल पे है, और मैं मान के चलूं ये बड़ी प्रोडक्टिव है चीज। इससे लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, देश जो है तरक्की कर रहा है। अगर केजरीवाल पे रहने, और केजरीवाल की पॉलिसी सब कुछ ही फ्री कर दो, सब कुछ ही फ्री कर दो। मेरे जो मेट्रो बढ़िया चल रही है, दुनिया में दूसरे नंबर पे हम आने वाले कुछ समय में, 960 किलोमीटर है, वो बनने जा रही है 1600 किलोमीटर। केजरीवाल कहते हैं इसका भाड़ा, इसको फ्री कर दो। तो मैंने पूछा, केजरीवाल जी आप इसको दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बस जैसे बनाना चाहते हो, या दिल्ली डीटीसी बस को मेट्रो बनाना चाहते हो? इसमें दिन रात का फर्क है। आपके कार्यक्रम, आप बहुत, आपका सक्सेसफुल शो है, उस पर विपक्ष के लोग जो मर्जी कहिए, आप हमें उनके साथ बिठाइए। जो वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं लैक क्लस्टर है। अरे भैया, 10 साल का काम लैक क्लस्टर कैसे होगा? लैक क्लस्टर ये है कि आपके पास कोई स्कीम नहीं है, जी। आपकी इंडिया अलायंस फेल हो रही है, और आपके जो युवा नेता उनकी केमिस्ट्री कुछ खास लगता है, वो नीडल ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही वहां। लेकिन चलिए, आपने बोला कि जो युवा नेता हैं उनकी केमिस्ट्री ठीक नहीं है। इंडिया अलायंस जो है वो ठीक नहीं है। इंडिया अलायंस को तो आप ठीक रहने नहीं दे रहे, बीजेपी ठीक नहीं रहने दे रही इंडिया अलायंस को। नीतीश जी को आपने ले लिया, ममता बनर्जी मना कर रही है, अखिलेश यादव वन साइडेड। नीतीश जी को आपने ले लिया, यानी बीजेपी के साथ आ गए नीतीश कुमार जी। तो बिहार में सरकार उनकी निपट गई। अब राहुल जी बंगाल गए तो ममता जी छोड़ गई, बिहार गए तो नीतीश जी छोड़ के चले गए, और वो बीजेपी के साथ चले गए। अब उन्होंने झारखंड जाना था तो आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवा दिया है ईडी द्वारा। वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? देखिए ऐसे नहीं, फिर ऐसे राज्यों में जाए जहां पे उनकी सरकार हो। वो तो 2-3 है सरकार उनके राज्य, शायद हम पंजाब में है, 1-2 जगह और भी है, वहां पे यात्रा करें। देखिए, सीरियस लेवल पे हम क्या कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस बढ़ रही है तो हम किसी को जबरदस्ती तो अपनी तरफ ला नहीं सकते। तो मैंने थोड़े ना कहा था शिबू सोरेन को या जो भी नेता हैं कहीं के किसी और स्टेट के कि आपने जब उस समय जब स्कैम किया था आपको सोचना चाहिए था। हम कौन होते हैं? अगर आप क्या चाहते हैं, क्योंकि वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपना काम बंद कर दें, मैं तो समझ ही नहीं। सॉरी। और दूसरा, ममता दीदी का, वो आप क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा को उन्होंने मदद इसलिए नहीं की है क्योंकि बीजेपी का असर था। इसमें भी मेरे को बात को चल नहीं रही। देखिए, इंडिया अलायंस ने बहुत समय ये किया क्योंकि इनको 1 पॉइंट प्रोग्राम था, वो सत्ता में आना चाहते हैं, और उसमें इसलिए
उनका सारा समय इस चीज में लग गया कि उनमें से उनके जो नेतृत्व है, उन लीडर्स में से कौन बनेगा दावेदार जी। उस अलायंस का लीडर। अब उन्होंने सीट शेयरिंग की बात करने की कोशिश की तो ममता दीदी ने वहां पे वेस्ट बंगाल में उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर उन्होंने बात की पंजाब की, वहां पे मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ चले गए। तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? अगर उनमें से और लोग हमारी तरफ आना चाहते हैं, मुझे लगता है कई है आना चाहते हैं, वो कब आना चाहेंगे अभी या चुनाव के बाद वो देख लेंगे हम। जी, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आपको लगता है कि ईडी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई की बात हो रही है, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ईडी विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है? जो लगातार आरोप लग रहा है उस विषय को आप कैसे लेना चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी 5वां सम्मन आ चुका है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है लोकसभा में, इसलिए लोकसभा चुनावों से पहले उनको अंदर करना चाहती है, जेल में डालना चाहती है। मैं सॉरी आज पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं बजट के दिन, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं समझता हूं पॉलिटिक्स और बजट और ये चीजों में, ये चर्चा में आपका अधिकार बनता है ऐसा सवाल पूछने पे। पर अगर आप ये कहेंगे अरे भाई अगर ईडी जो है वो हमने तो पैदा नहीं किया, ईडी को, सीबीआई को हमने नहीं पैदा किया, इनकी भी सरकारें थी पहले, तो क्या ये क्या करते थे अपना ईडी और सीबीआई अपना काम रोक लें? पहली बात तो ये चलती है ईडी कुछ किसी फैक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। अगर आपने 5 साल पहले या 10 साल पहले कोई स्कैम किया हो और उसकी रिपोर्ट हुई, अब जैसे वेस्ट बंगाल में ईडी ने जांच की है, वो हमने थोड़ा ना की, एक रिक्रूटमेंट स्कैंडल था जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा, और मैं आपको ये जरा थोड़ी डिटेल में बताना चाहता हूं, कुछ लोगों ने ये कहा कि टीचर्स की भर्ती में किसी ने, जो भी मंत्री था, उन्होंने पैसे लेके लोगों को भर्ती किया जो मेरिट में लिस्ट में आए थे टॉप 15-20 में, उनका नहीं हुआ। तो उन लोगों ने जाके कंप्लेंट की है, उन्होंने जाके कंप्लेंट किया, उस कंप्लेंट पे जांच हुई है। अब वो चीज पुरानी घूमती फिरती इस समय आ जाए तो आपका ये कहना है कि कोई अगर किसी राज्य में विपक्ष की सरकार हो तो ईडी को कहा जाएगा भाई लेकिन ये भी तो एक इत्तेफाक है पुरी साहब, ये भी तो एक इत्तेफाक है कि सारे के सारे ईडी को विपक्ष के नेता ही मिलते हैं, कोई और नेता मिलता ही नहीं है। ये भी एक इत्तेफाक है, ये गलत बात है। नहीं, ये तो मिसकैरेक्टराइजेशन है। ईडी को वही लोग मिलते हैं जो गड़बड़ करते हैं जी। और मुझे ये बताइए, आप ये जो पुरानी परिभाषा थी ऑपोजिशन कांग्रेस की, उस स्कैम की नई वोकैबुलरी थी 2G, CWG, वो क्या था? तो अभी आप देखिए मोदी जी की सरकार में एक हमें बता दीजिए कोई उन्होंने यहां पे, ये नहीं मैं मानता हूं कोई लोअर लेवल पे सीनियर लेवल का, अगर कोई एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन नहीं होता एकदम एक्शन लेते हैं जी। तो इसमें ये पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी के कार्य, अगर हम कोई योजना चलाते हैं उसका पैसा पहुंच रहा है कि नहीं। अभी पीछे हमारी किसी एक योजना में किसी ने कंप्लेंट किया, हमने फटाफट वो जो ऑफिसर पे जांच की, उसको सस्पेंड कर दिया। आप मेरे को बताइए कितनी विपक्ष की सरकारों में ऐसा काम होता है? जी। ये जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन जो है मोदी जी की सरकार का हॉलमार्क है। इसलिए ईडी काम करे ना करे, आप उनको बताइए। देखिए आप कई आपके स्टेट्स हैं, पहले वो ईवीएम की भी बात करते हैं, वो जी ईवीएम गड़बड़। अरे भाई जब आप चुनाव जीतते हैं उस समय क्या ईवीएम जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आपके ऊपर से लिंक है उसका? आखिरी 2 सवाल आपने, क्योंकि ईवीएम की बात करी, चंडीगढ़ में एक इलेक्शन हुआ जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े सारे आरोप लगाए, क्योंकि आप पंजाब से इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जहां पे भी इलेक्शन होगा पूरी स्क्रूटनी होगी, जो भी होगा। अगर मान लीजिए वोट हमारे ज्यादा थे, जीत गया बीजेपी का बात है, जब हाँ तो ठीक है, अगर वोट आपके ज्यादा थे तो आपको जीतना चाहिए था, पर आपके वोट नहीं थे ज्यादा, इसलिए आप नहीं जीते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लीगल रिकॉर्ड्स बना हुआ है उसका। जी जी जी। पहले आप ये अगर मान लीजिए अगर टैंपरिंग हुई है तो टैंपरिंग किसने करवाई है? क्या उसमें कांग्रेस पार्टी में और आम आदमी पार्टी में इतनी अंडरस्टैंडिंग है जी? मैं तो जब सुन रहा हूं पंजाब की बातें, एक दूसरे की वो काट रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हम आम के साथ नहीं,
आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने तो कहा इसलिए एक अगर थी आप कांग्रेस हर एक चीज की जांच होगी। जी मैं बिल्कुल आखिरी सवाल, एक सीट मिलेगा, ममता जी भी एक दो सीट ही दे रही है बंगाल में भी। हवाई ईंधन के कीमतें तो कम हुई, लेकिन आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कुछ कम होंगी, क्योंकि बीच में एक बड़ा बज आया था कि पेट्रोल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। कुछ कहना चाहते हैं बतौर पेट्रोलियम मंत्री आप व्यूअर्स को? भाई साहब हम 85% अपना कच्चा तेल की जो हमारी कंजम्पशन है 5 मिलियन बैरल्स दिन की हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस समय इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल $83 पर बैरल है जी। वहां पर रेड सी में जो ट्रांसपोर्टेशन है वहां पे डिसरप्शन हुई है, वो जो ऑयल के टैंकर्स है उनको लंबे रूट से आना पड़ रहा है, इंश्योरेंस रेट बढ़ गए। हाँ, एक बात है कि पिछले 3 साल में भारत एक ऐसा देश है, चाहे जापान भी होगा, जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। अब आगे की आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो ये चाहूंगा, मैं प्रार्थना करता हूं आप भी करिए कि जो रेड सी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है ये ठीक हो जाए। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पहले 3 क्वार्टर में अच्छा उनकी शोइंग थी, चौथा क्वार्टर भी अच्छा हो जाए। अगर ये इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होती है तो ये हो सकता है, पर इसका निर्णय सरकार थोड़ी ना लेगी। हम तो यही तय करेंगे कि हम एक्साइज ड्यूटी कितना लगाते हैं, हम वैट कितना हमारी सरकार पुरी साहब। और ये हल्ला कौन मचाता है? वो कांग्रेस की सरकार, जहां पे जिन्होंने वैट कम ही नहीं किया। पुरी साहब चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस महत्वपूर्ण दिन पे हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ बात करी, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली बात करी हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार व्यूअर्स।